नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। दिल्ली हिंसा के मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में आज भी कायम रहा गतिरोध। विपक्ष के शोर शराबे के चलते राज्यसभा में लगातार तीसरे दिन अवरोध की भेंट चढ़े शून्यकाल और प्रश्नकाल। कार्यवाही बाधित करने वाले सदस्यों के रवैये पर सभापति एम वेंकैया नायडू ने जताया ऐतराज। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, सरकार होली के बाद लोकसभा में 11 और राज्यसभा में 12 मार्च को चर्चा के लिए तैयार। लोकसभा में गतिरोध के बीच पारित हुआ प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास विधेयक। 31 मार्च 2020 तक विवादित करों की राशि का भुगतान करने वालों को मिलेगी ब्याज और जुर्माने पर छूट। लंबित मामलों का निपटारा करने में होने वाले खर्च और समय की भी होगी बचत। कोरोना वायरस के चलते अब विदेशों से भारत आने वाले सभी यात्रियों की होगी स्क्रीनिंग। जांच के लिए 34 लैब स्थापित। उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दी जानकारी। इटली के 16 नागरिकों समेत भारत में अब तक 28 लोगों में संक्रमण की पुष्टि। और सार्वजनिक क्षेत्र के 10 बैंकों का 4 बैंकों में होगा एकीकरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 1 अप्रैल 2020 से बैंकों के व्यापक विलय को हरी झंडी। एयर इंडिया में अनिवासी भारतीयों के 100% निवेश नीति और कंपनी द्वितीय संशोधन विधेयक 2019 को भी मंजूरी। और निर्भया मामले में चारों दोषियों की फांसी का रास्ता साफ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने खारिज की दोषी पवन की दया याचिका। सभी कानूनी प्रावधान और दांव पेच हुए पूरे। पटियाला हाउस कोर्ट से कल जारी हो सकता है नया डेथ वारंट। आइए खबरों को देखते हैं विस्तार से। दिल्ली हिंसा के मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में विपक्षी दलों के गतिरोध का सिलसिला जारी है। बजट सत्र के दूसरे चरण में राज्यसभा में आज लगातार तीसरे दिन भी कामकाज नहीं हो पाया। राज्यसभा में आज विपक्षी दलों के गतिरोध के चलते सदन की कार्यवाही गुरुवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही शुरू होने पर सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि उन्हें दिल्ली हिंसा के बारे में नियम 267 के तहत चर्चा कराने के लिए नोटिस मिले हैं, लेकिन वो नेता सदन और सदन में विपक्ष के नेता और अन्य लोगों से विचार विमर्श करने के बाद ही चर्चा कराने का निर्णय करेंगे। सभापति ने कहा कि वो होली के बाद 11 मार्च को इस पर चर्चा करा सकते हैं। I have received some notices on the same issue, 267. I have not admitted, but I have given a serious thought what the members have observed the other day also, and then I will be discussing with the leader of the House and leader of the opposition and others, and we'll decide the time under which rule this issue has to be taken up, and we'll take it up on 11th after Holi is over peacefully. विपक्षी दलों के गतिरोध के बीच सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि अभी बच्चों के बोर्ड की परीक्षा चल रही है, हमें उन्हें और तनाव में नहीं डालना चाहिए। और गतिरोध जारी रहने पर सभापति ने सदन की कार्यवाही गुरुवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। Go through the reports today. The students who are writing examination, there may be peace, but there is a tension in the minds of the students also. They also expressed it openly and also keeping the present situation in mind. And we are seeing and we are not able to maintain peace here. And people coming to this. लोकसभा ने आज प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास विधेयक 2020 को पारित कर दिया। सदन में दिल्ली हिंसा पर तत्काल चर्चा कराने की मांग विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के बीच विधेयक को मंजूरी दे दी।
2 बार के स्थगन के बाद सदन की बैठक दोपहर 2 बजे शुरू हुई। आवश्यक कागजात सदन के पटल पर रखे जाने के बाद प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास विधेयक 2020 को पारित करने के लिए लिया और विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को नामंजूर करने के बाद विधेयक को ध्वनिमत से मंजूरी प्रदान कर दी गई। विधेयक में देश के 9,32,000 करोड़ रुपए से संबंधित टैक्स विवाद के मामलों के समाधान के प्रावधान हैं। वित्त मंत्री ने 1 फरवरी को अपने बजट भाषण में अनेक न्यायाधिकरणों में लंबित 4,83,000 प्रत्यक्ष कर विवादों के समाधान के लिए विवाद से विश्वास योजना की घोषणा की थी। इस योजना के तहत वो करदाता अपना बकाया कर 31 मार्च 2020 तक जमा कर सकते हैं और ब्याज और जुर्माने पर पूरी छूट प्राप्त कर सकते हैं। 31 मार्च 2020 के बाद इस योजना का फायदा उठाने वाले व्यक्तियों को विवादित कर की राशि के साथ विवादित कर की राशि का 10% और देना पड़ेगा। ये योजना 30 जून 2020 तक ही जारी रहेगी। इसके अलावा लोकसभा में एक महत्वपूर्ण विधेयक भी पेश किया गया। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की ओर से राज्य मंत्री संजय शामराव धोत्रे ने सदन में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान विधियां संशोधन विधेयक 2020 पेश किया। इस विधेयक से 5 IIIT PPP के साथ सार्वजनिक निजी भागीदारी वाले 15 मौजूदा भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों को डिग्रियां प्रदान करने की शक्तियां समेत राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में घोषित किया जा सकेगा। इससे पहले लोकसभा में आज विपक्षी दलों के गतिरोध के चलते सदन की कार्यवाही कई बार स्थगित हुई। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी दलों ने दिल्ली हिंसा पर चर्चा कराने की मांग की। विपक्षी दलों के गतिरोध पर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सरकार हालात सामान्य होने पर होली के बाद दिल्ली हिंसा पर 11 मार्च को चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने विपक्ष से कार्यवाही चलने देने की अपील करते हुए कहा कि इस सत्र में काफी महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होनी है। आफ्टर रिस्टोरिंग द नॉर्मलिटी 11 तारीख को लोकसभा में दिल्ली के जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है, राइट हुआ है, उसके लिए चर्चा के लिए हम तैयार है। अभी होली भी आ रहे हैं, ये सब मद्देनजर रखते हुए हमने पूरा चर्चा करने के लिए तैयार है 11th को लोकसभा में। और तब तक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, हमको बिल भी पारित करना है और सेंस ऑफ द हाउस है कि राज्यसभा चलना चाहिए। ये तो हाउस सेंस ऑफ द हाउस है। ये हमने 11th को चर्चा पूरा करने के लिए भारत सरकार तैयार है। ये तो हमने अपोजिशन लीडर को भी कहा है, लेकिन इन लोग सदन चलाना नहीं चाहते हैं। अगर वो सदन चर्चा चाहते हैं तो सदन चलाने दो। इतना ही मैंने इनको कहता हूं। 11 तारीख को लोकसभा में और 12 तारीख को राज्यसभा में हम चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन ये चर्चा नहीं चाहते हैं, एक डिसरप्शन चाहते हैं, लोगों का समस्या का चर्चा वो नहीं चाहते हैं। मैं फिर से अपील कर रहा हूं कि आप कृपया सदन चलाने दो, हम चर्चा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक क्षेत्र के 10 बैंकों के 4 बैंकों में विलय के व्यापक एकीकरण को मंजूरी दे दी है। इसके तहत ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक में विलय, सिंडिकेट बैंक का कैनरा बैंक में विलय, आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में विलय, इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में विलय किया जाएगा। ये विलय 1 अप्रैल 2020 से प्रभावित होगा और विलय के बाद सरकारी बैंकों की संख्या अब घटकर 12 रह जाएगी। The announcement which I had made earlier about amalgamation of public sector banks.
In 2017, you had 27 banks. Now, there will be 12 banks only. This announcement, which we had made sometime in August 2019, involves amalgamating 10 banks into 4. So, you have an Oriental Bank of Commerce and United Bank of India getting amalgamated into Punjab National Bank. Then you have Andhra Bank and Corporation Bank getting amalgamated into Union Bank of India. You have Syndicate Bank amalgamated into Canara Bank, and also Allahabad Bank amalgamated into Indian Bank. वहीं एयर इंडिया की प्रस्तावित रणनीतिक बिक्री के मामले में केंद्र सरकार ने इसमें हिस्सेदारी खरीदने की शर्तों में एक और ढील दे दी है। इसके तहत अब अनिवासी भारतीय भी 100% हिस्सेदारी खरीदने के लिए बोली लगा सकते हैं, जबकि पहले वो केवल 49% हिस्सेदारी के लिए ही बोली लगा सकते थे। एयर इंडिया को खरीदने के लिए 17 मार्च तक बोली आमंत्रित की गई है। आपको मालूम है कि एयर इंडिया का स्ट्रैटेजिक सेल होगा तो उसमें जो एनआरआई भारतीय नागरिक है उनको भी खरीद में अवसर मिले, इसके लिए बहुत बड़े निर्णय लिया है। पहले ये था कि पहले जो स्कीम थी उसके में एनआरआई केवल 49% ले सकते थे, अब वो 100% ले सकते हैं। प्रकाश जावड़ेकर ने एफडीआई के मोर्चे पर भारत की बड़ी उपलब्धि की चर्चा करते हुए कहा कि जो काम पिछले 14 सालों में नहीं हुए वो 5 सालों में हो गए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कंपनी अधिनियम 2013 में संशोधन के लिए कंपनी संशोधन विधेयक 2019 को भी मंजूरी दी। मोदी सरकार के 5 साल में एफडीआई का जो काम हुआ है, इतने निर्णय हुए हैं कि दुनिया का एफडीआई में एक सबसे फेवरेट डेस्टिनेशन आज भारत बन गया है। और इसलिए पहले 14 साल में जितना हुआ उसका 75% केवल पिछले 5 साल में हुआ है। यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ। देखिए मेरे साथ देश देशांतर रात 8:30 सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। इस टपकते हुए नल को देखिए। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर 1 सेकंड में पानी की 2 बूंद गिरती हैं तो 1 मिनट में हम पानी की 120 बूंदों को खो देंगे। इसका मतलब है कि हम लगभग 35 मिनट में 1 लीटर पानी खो देंगे। हर बूंद है कीमती, पानी बचाइए। राज्यसभा में किन केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व है? राज्यसभा में केवल दिल्ली और पुदुचेरी का प्रतिनिधित्व है, क्योंकि इन्हीं 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाएं हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए पानी ही है, तो जो अभी ये मुहिम चली है उसको लोगों को फॉलो करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि पानी के बिना कुछ भी नहीं पॉसिबल। तो उससे कैसे वो अपने घरों में टैंक्स बना सकते हैं, कैसे वो अवेयर हो सकते हैं कि जो भी पानी या बारिश हो उसे कैसे इकट्ठा करके अपने ज़मीन में पानी जाए और बचे, और कैसे रेन वाटर को यूज़ करें और प्रॉपर वाटर कंजर्वेशन करें, वेस्टेज ना करें। थिंक काफ़ी अच्छी मुहिम है और जितनी भी अवेयरनेस हो लोगों को उससे ज़्यादा जल्दी फ़र्क पड़ेगा और लोग उसको फॉलो करेंगे। क्या नागरिकता संशोधन कानून 2019 का अगला पड़ाव एनआरसी है? जी नहीं, नागरिकता संशोधन कानून 2019 का एनआरसी से कोई संबंध नहीं है। हालांकि साल 2004 से
एनआरसी के तहत चलने वाली कानूनी प्रक्रियाएं नागरिकता कानून 1955 का हिस्सा बनी थी, जिसके तहत भारतीय नागरिकों का पंजीकरण और उनको राष्ट्रीय पहचान पत्र देने का काम किया जाता है। नागरिकता संशोधन कानून 2019 इस प्रक्रिया में किसी तरह का बदलाव नहीं करता। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देश में कोरोना वायरस से संक्रमण के नए मामले सामने आने के बाद खास सावधानी बरती जा रही है। दिल्ली समेत देश भर में कोरोना वायरस को लेकर अलर्ट जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने आज वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलकर समीक्षा बैठक की और तैयारियों का जायजा लिया। डॉक्टर हर्षवर्धन की अगुवाई में हुई इस बैठक में कई अधिकारी शामिल हुए। इस बैठक में कोरोना वायरस से निपटने की तैयारी, अस्पतालों में सुविधा समेत अन्य मसलों पर चर्चा हुई। देश में अब तक कोरोना वायरस के 28 मामले सामने आए हैं। इनमें से 16 इटली और एक भारतीय ड्राइवर के अलावा एक दिल्ली में, 6 आगरा में और एक तेलंगाना में, साथ ही 3 मामले केरल में सामने आए हैं। इनमें से केरल के तीनों रोगियों की हालत ठीक हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि अब तक विभिन्न हवाई अड्डों पर करीब 5,89,000 यात्रियों की जांच की गई है। अभी जो मेरे पास जानकारी है उसके हिसाब से इनका टोटल 28 होता है। इस 28 में मैंने आपको ब्रॉड बताया कि 3 लोग केरल में आए थे, ठीक हो गए। एक दिल्ली में आया, वो ट्रैवल करके आया इटली से, जिसने अपने 6 रिश्तेदारों को इन्फेक्ट करा। एक इटालियन ग्रुप जो ट्रैवलिंग के लिए भारत में आया था, उस ग्रुप के जो है 16 इटालियन और उसको जो चला रहा था ड्राइवर एक इंडियन, वो इन्फेक्ट हुआ उस ग्रुप के अंदर जो है। तो दैट इज द एग्जैक्ट नंबर राइट नाउ। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अब तक 15 लैब थी जहां पर कोरोना वायरस की जांच की जा रही है। अब सरकार की ओर से 19 लैब और बनाई जाएंगी। सभी अस्पतालों में अच्छी क्वालिटी की आइसोलेशन की सुविधा करने का आदेश दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ईरान की सरकार से बातचीत जारी है, जहां हम अपने वैज्ञानिकों को भेज रहे हैं। इसके साथ ही हम वहां पर लैब को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने जानकारी दी कि अब भारत आने वाले सभी विदेशी नागरिकों की जांच की जाएगी। जितने भी इंटरनेशनल पैसेंजर्स जो भी बाहर की किसी भी जगह से फ्लाइट से आएंगे, अब हम लोग उनकी सबकी स्क्रीनिंग करेंगे। ये all flights and everybody will be part of the universal screening. That is one decision. हम प्रयास कर रहे हैं कि अगर ईरान की सरकार ने हमारे को सहयोग किया तो ऑलरेडी हमने एक वैज्ञानिक अपने कल भेज दिए हैं। अभी 4 बजे 3 वैज्ञानिक और जा रहे हैं और आज रात को हम लोग एक ईरान में भी लैब को एस्टैब्लिश करने के लिए अपना सारा इक्विपमेंट इत्यादि सारी चीज़ें भेज रहे हैं। सरकार ने एक नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। इसके तहत इटली, ईरान, दक्षिण कोरिया और जापान के नागरिकों के लिए जारी किए गए सभी नियमित और ई वीज़ा को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है। सरकार ने देश के नागरिकों से कहा है कि वो जापान, दक्षिण कोरिया, ईरान और इटली की यात्रा से बचें। दक्षिण कोरिया, ईरान और इटली से आने वाले या पिछले महीने की 10 तारीख के बाद इन देशों की यात्रा करने वालों को भारत पहुंचने पर 14 दिन तक अलग अलग रखा जा रहा है। कोरोना वायरस को लेकर केंद्रीय मंत्रिमंडल समूह की एक बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत सभी प्रमुख मंत्री मौजूद रहे। इसके अलावा पीएम मोदी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट मीटिंग में कोरोना वायरस के हालात पर चर्चा की गई। तो कोरोना वायरस से पीड़ित चीन में अब तक कुल 2,981 मौतें हो चुकी हैं। वहीं इराक में कोरोना वायरस से पहली मौत का मामला सामने आया है। इराक में कुल 31 लोग कोरोना वायरस से पीड़ित बताए जा रहे हैं।
वहीं अमेरिका में कोरोना वायरस से 7वीं मौत की खबर है। अमेरिका में अभी तक सभी मौतें वॉशिंगटन के सिएटल इलाके में हुई है। सिएटल में हार्बर व्यू मेडिकल सेंटर की प्रवक्ता ने कहा कि ताज़ा मामले में मृतक सिएटल के उपनगरीय क्षेत्र का रहने वाला था, जहां वायरस के कई मामले मिले हैं और मौतें भी हुई हैं। इटली में कोरोना वायरस के संक्रमण से मरने वालों की संख्या बढ़कर 79 हो गई है और सबसे ज्यादा 55 मौतें मिलान के निकट उत्तरी लोम्बार्डी क्षेत्र में हुई है। बोलोग्ना के एमिलिया रोमाग्ना क्षेत्र में 18 लोगों के मरने की खबर है। कोरोना वायरस से पूरे विश्व में कुल मिलाकर करीब 3100 मौतें अब तक हो चुकी हैं। कोरोना वायरस की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा फैसला लिया है। वो इस बार होली मिलन समारोह में शामिल नहीं होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि दुनिया भर के विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए बड़ी संख्या में लोगों के इकट्ठे होने वाले आयोजनों को कम किया जाए। इस सलाह को देखते हुए प्रधानमंत्री ने इस साल किसी भी होली मिलन कार्यक्रम में भाग नहीं लेने का फैसला किया है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी होली मिलन समारोहों में नहीं शामिल होने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने ट्वीट किया कि होली भारतीयों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है, लेकिन कोरोना वायरस के चलते उन्होंने इस साल किसी भी होली मिलन समारोह में भाग नहीं लेने का फैसला किया है। अमित शाह ने सभी लोगों से सार्वजनिक समारोहों से दूरी बनाने और अपने परिवार का ध्यान रखने की अपील की है। कोरोना वायरस से बचने के लिए आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या नहीं करना है, ये जानने के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी अमृता चौरसिया के पास। जानकारी ही बचाव है। ऐसे में आम लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए क्या सावधानी बरतें और क्या नहीं। लगातार कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारत सरकार की ओर से कई कदम उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा खुद की सुरक्षा के लिए कुछ निर्देश भी जारी किए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जो निर्देश जारी किए गए हैं उनमें क्या करें और क्या ना करें के बारे में बताया गया है। इसमें साफ तौर पे कहा गया है कि आप अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान दें, साबुन से लगातार हाथ धोते रहें, छींकने और खांसने के दौरान अपना मुंह ढकें, जब हाथ गंदे दिखें तब हाथों को साबुन और पानी से धोएं, लेकिन जब हाथ स्पष्ट रूप से गंदे ना हो, यानी कि आपको ऐसा लगे कि आपके हाथ गंदे नहीं हैं, तब भी आप अपने हाथों को साबुन से धोएं। प्रयोग के बाद टिश्यू को तुरंत किसी बंद डिब्बे में फेंक दें और अस्वस्थ अगर आप महसूस कर रहे हैं तो फौरन डॉक्टर से मिलें, क्योंकि जानकारी ही बचाव है और ये सावधानियां आप बरतेंगे तो बिल्कुल संक्रमण से बचा जा सकता है। और इसके बाद कोरोना के फैलने से रोकने के लिए कुछ ऐसे काम हैं जिसे नहीं करने की सलाह दी गई है। अगर खांसी या बुखार है तो किसी के संपर्क में ना जाएं, सार्वजनिक स्थानों पर न थूकें, जीवित पशुओं से संपर्क, कच्चे अधपके मांस के सेवन से बचें, खेतों की यात्रा, जीवित पशुओं के बाजार या फिर पशु वध किए जाने वाले स्थानों पर नहीं जाएं। साथ ही ये भी कहा गया है कि इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों से अवगत रहें और अपने डॉक्टर की तरफ से दी जाने वाली सलाह का पूरी तरह से पालन करें, क्योंकि जानकारी ही बचाव है। इसलिए स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार ने 24x7 के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जो है 1123978046, जिस पर आप संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आप ईमेल कर सकते हैं ncov2019@gmail.com पर और अपने सवाल पूछ सकते हैं और कोरोना से संबंधित कोई भी जानकारी आप पा सकते हैं। अभिलाषा, ओवर टू यू।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने निर्भया मामले में दोषी पवन गुप्ता की दया याचिका खारिज कर दी है। मामले में अन्य 3 दोषियों की दया याचिका राष्ट्रपति की तरफ से पहले ही खारिज की जा चुकी है। अब इन चारों दोषियों को फांसी दिए जाने का रास्ता प्रशस्त हो गया है। चारों दोषियों को 3 मार्च यानी बीते मंगलवार को फांसी दी जानी थी, लेकिन राष्ट्रपति के समक्ष दोषी पवन गुप्ता की दया याचिका लंबित होने की वजह से दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने दोषियों की फांसी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी थी। अब फांसी की नई तारीख के लिए कल नया डेथ वारंट जारी किया जा सकता है। बीते 8 सालों में न्यायालय में इस मामले की सुनवाई के दौरान कई उतार चढ़ाव आए। दोषियों के वकील ने कानून के प्रावधानों और दांव पेचों के आधार पर इस मामले को लंबे समय तक लटकाए रखने की पूरी कोशिश की। 2012 में हुए इस सामूहिक दुष्कर्म और हत्याकांड मामले में कुल 6 लोगों को दोषी पाया गया था। इनमें पवन गुप्ता के साथ साथ मुकेश, विनय और अक्षय को फांसी की सजा सुनाई गई है। मामले में एक अन्य आरोपी राम सिंह ने तिहाड़ जेल में आत्महत्या कर ली थी, जबकि छठा आरोपी एक किशोर था जिसे 3 वर्ष तक सुधार गृह में रखने के बाद रिहा कर दिया गया था। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आज दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में महिलाओं के प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में भागीदारी बढ़ाने के मकसद से कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय कौशल विकास व उद्यमिता मंत्री महेंद्र नाथ पांडे मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने महिलाओं को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि इस योजना में महिलाओं को पहले प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही इसके बाद आने वाली योजनाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर भी ध्यान दिया जाएगा। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से जुड़ी महिलाओं ने अपने संघर्ष और कौशल विकास योजना से हुए फायदों के बारे में अपने विचार साझा किए। भारत की इस आबादी और उस आबादी में भी 57% से एवं जो युवा आबादी है उसमें हमारी ये बेटियां भी हैं। इन सब को लेकर के एक स्किल फोर्स वर्ल्ड की जो बनाने की कल्पना है, उस कल्पना को वर्ल्ड के लेवल का स्टैंडर्ड मिले, इसके लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स प्रक्रियागत काम शुरू हो गए हैं। चेंबूर मुंबई में, गांधीनगर नस्मेत गुजरात के अंदर, कानपुर में भी प्रपोज है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए हमारा खास कार्यक्रम देश देशांतर।